हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे दृष्टि आइएस की क्विक बुक में भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल। चैप्टर नंबर 33 पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 सौर विकिरण, ऊष्मा बजट और तापमान की बात करेंगे। तो हम सौर विकिरण, ऊष्मा बजट कर चुके हैं। अब हम टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो गाइज, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। जो भी अ, दृष्टि आईएएस या फिर घटना चक्र की भी वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप घटना चक्र भी देखिएगा। चलिए टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तापमान किसी तत्व या वस्तु के प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा को की माप को प्रदर्शित करता है। यानी इसने कहा कोई एक वस्तु है सपोज, ठीक है। उसमें क्या हो गया, हमने उस वस्तु का प्रति इकाई आयतन ले लिया। उसमें हमने देखा भैया कितनी ऊर्जा है या कितनी ऊष्मा है, वो टेम्परेचर है, ठीक है। जिससे उस तत्व या वस्तु की जो है आपकी मतलब कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है इसका पता चलता है, ठीक है। प्रति इकाई आयतन में ऊष्मा और या ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, वो बताता है कि ये वस्तु ठंडी कितनी है या ये वस्तु गर्म कितनी है। तापमान किसी स्थानीय पदार्थ के गर्म और ठंडा होने का डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा, मतलब इसकी इकाई की बात करें तो आप डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। इसमें का वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापी जाती है, ठीक है। मतलब इसने बोला कि जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर, भूपृष्ठ भूपृष्ठ हो गया, और उसके ऊपर जो वायुमंडल है, उसके साथ-साथ जो सूर्य तप है, जो सूर्य से आने वाली किरणें की जो क्रियाएँ हैं यहाँ हो रही, कि अन्योन्य क्रियाओं द्वारा जो ऊष्मा ऊष्मा जो होती है उसको आप टेम्परेचर के रूप में देखते हैं, ठीक है। इन सब में ऊष्मा जो भी है, ऊष्मा को हम मतलब गिन-चुन के बात ये हो रही है कि ऊष्मा को आप टेम्परेचर के रूप में देखिए। एक हो गया आपका इंसोलेशन यानी कि सूर्य तप, एक हो गया आपका टेम्परेचर। अब दोनों में देखिए अंतर क्या है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली जो ऊष्मा है उसको आप बोलते हैं सूर्यातप। क्या बोलते हैं? सूर्यातप। ऐसा कहा कि जो तापमान है वो क्या है? गर्मी, गर्मी का मान है, ठीक है? जिससे हमें पता चलता है कि कोई स्थान या जो वस्तु है वो गर्म है। यानी देखिए 2 चीज़, सूर्यातप क्या है? ऊष्मा जो सूर्य से आ रही है वो। और इसने कहा कि कोई भी वस्तु को अगर आप देखते हैं कि गर्म है, ठंडी है, टेम्परेचर। सूर्यताप एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसे हम कैलोरी में मापते हैं, और इससे ये जो होती है ना, जो तापमान है वो क्या है? ऊष्मा का क्या है? मापन है, ठीक है। थर्मामीटर से हम इसको नाप लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊष्मा धारण करती है, जब कोई वस्तु, एक रॉड है सपोज लोहे की, जब ये ऊष्मा धारण करती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। इसने कहा तापमान जो है ना, सूर्य तप का क्या है? प्रभाव है। क्या है? प्रभाव। सूर्यातप की वजह से आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसमें लगा अधिक ऊष्मा न होते हुए भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक ऊँचा हो सकता है, ठीक है। इसने कहा बहुत ज़्यादा ऊष्मा नहीं है, फिर भी किसी पदार्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसमें कहा कम तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ में अधिक ऊष्मा हो सकती है। इसने कहा कि ऊष्मा ज़्यादा नहीं है तो भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं ऊष्मा ज़्यादा नहीं है तो भी टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। इसने कहा कि टेम्परेचर कम है, फिर भी ये देखा जा सकता है कि उसमें ऊष्मा बहुत है। अब देखिए, तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी कि इसने कहा कि इसमें लिखा है फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये है कि पृथ्वी है, ठीक है। हमने कहा भैया सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा पड़ता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर, 90 पे तिरछा पड़ता है, तो यार यहाँ पे ठंडा होगा, और ठंडा होगा और बहुत ज्यादा, यहाँ पे गर्म होगा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा जैसा कुछ नहीं होता है गाइस। यहाँ पे हम बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। अब कुछ तरीकों से हम इसका बैलेंस नियंत्रण करने वाले कुछ कारक हैं जिसकी वजह से हम ये बैलेंस बना पा रहे हैं, ठीक है। अब उन कारकों की बात करते हैं कि किस वजह से इतना बैलेंस बना हुआ है कि कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, कोई जगह बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश आई होप आप लोग जानते होंगे क्या होता है। पृथ्वी पे ऐसे लाइनें खींची होती हैं 0 से 90 डिग्री तक उत्तर की साइड में, और 90 डिग्री तक दक्षिण की साइड में। तो ये लाइनें क्या होती है? अक्षांश हो जाती हैं। जो सबसे बीच वाली होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और ऊपर वाले 2 पोल होते हैं, ये बिंदु होते हैं। ये दक्षिण पोल, और क्या होता है वो? उत्तरी पोल, ठीक है। तो अक्षांश समझ गए? ये वाली लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम बोलते हैं अक्षांश, राइट?
तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ में, 0 से 90 डिग्री मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 और नीचे की तरफ, ठीक है। किसी भी स्थान का तापमान, ओके, किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्यतप पर निर्भर करता है। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार पृथ्वी पर सभी जगह एक समान सूर्यतप की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात इसमें भिन्नता पाई जाती है। मतलब इसने कहा कि भैया कि डिपेंड करता है कि जो सूर्य का ताप पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ का कितना है और ऊपर कितना है और ऊपर कितना है। अब इसने कहा कि हर जगह सूर्य की किरणें हैं एक समान नहीं पड़ती हैं, इसमें भिन्नता देखी गई है। इसने कहा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर जो होती है सौर किरणों के तिरछेपन में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि उच्च अक्षांशों में ऊष्मा की प्राप्ति कम और निम्न अक्षांशों में सूर्य की किरणें जो है तिरछेपन की कमी के कारण जो है सूर्यातप की प्राप्ति होती है, अधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। यानी इसने यहाँ पे ये बोला है कि जब हम बात करें निम्न अक्षांशों की तो 0 डिग्री निम्न हो गया और उच्च अक्षांश 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब हम 0 से 90 की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं जो सूर्य की किरणें हैं 0 डिग्री पर सीधी पड़ती है और 90 डिग्री तक थोड़ी सी टेढ़ी पड़ती है, ठीक है। तो जहाँ सीधी पड़ेगी वहां पे भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा होगी और जहाँ पे टेढ़ी पड़ेगी वहां अपेक्षाकृत कम गर्मी होगी तिरछेपन की वजह से, बस, ठीक है। अब वापस से आप अगर ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी उत्तर की तरफ जाता है तो सूर्य तप की प्राप्ति जो है उत्तरी गोलार्ध में अधिक होती है, यानी कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगी। देखिए ये सूर्य है, ठीक है। एक हो गया 0 डिग्री, एक यहाँ पे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है। तो सूर्य यहाँ से कर्क रेखा की तरफ जाता है, फिर कर्क से 0 डिग्री पे आता है, फिर मकर रेखा की तरफ जाता है, वापस से ये 0 डिग्री की तरफ जाता है, ठीक है। ऐसा करके सूर्य चल जाता है, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ थोड़ा सा इसकी थिकनेस को, ये हो गई कहानी, ठीक है। तो इसने कहा जब 0 डिग्री से उत्तर की तरफ सूर्य जा रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर वाला 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, 0 से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें आपको ज्यादा मिलेगी। दक्षिणायन के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में आपको सूर्य जब दक्षिण की तरफ जाएगा 0 डिग्री से तो दक्षिण गोलार्ध में आपको सूर्य की किरणें ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, अगर सूर्य ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे गर्म ज्यादा होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, ठंडा ज्यादा होगा। जब सूर्य दक्षिण की तरफ आता है तो दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, गर्म ज्यादा होगा और उत्तरी गोलार्ध ठंडा ज्यादा होगा, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ये कारण है, सूर्य जो है ऊपर नीचे जा रहा है यानी अक्षांशों पे जा रहा है तो उसकी वजह से बैलेंस बना है। एक जगह ये नहीं सूर्य एक भूमध्य रेखा पे ही गर्मी करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है और बहुत गर्म नहीं, बैलेंस बन रहा है गाइस। सूर्य ऊपर नीचे जा रहा है तो कभी ठंडा गरम चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है। सूर्य चलता रहता है और सूर्य चलता कैसे, जैसे तो सूर्य कैसे चल रहा है आप लोग जानते भी होंगे। जैसे भूमध्य रेखा से यहाँ पे कर्क रेखा हो जाती है, फिर यहाँ पे मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा से एक टाइम जाता है 3 महीने तक यहाँ जाता है, चला जाता है, फिर 3 महीने यहाँ, फिर यहाँ पे जुलाई तक पहुंचा, ठीक है। फिर जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे करके नवंबर में यहाँ आता है, फिर दिसंबर जनवरी फरवरी जनवरी मतलब मार्च तक, एक मिनट गाइस, दिसंबर तक यहाँ जाता है, मार्च तक यहाँ जाता है, फिर मार्च से लेकर जुलाई तक वापस से एक मिनट गाइस, यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही, फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सपोज मार्च में, कहाँ पे है, मार्च में, तो मार्च से कर्क रेखा तक पहुंचने में ये जुलाई लगा देता है, ठीक है। JUL जुलाई, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ वापस आता है सितंबर में, ठीक है, मतलब जुलाई के बाद अगस्त जून, सॉरी यहाँ जून, ठीक है, यहाँ जून मान लो, तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ जाएगा, फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3-3 महीने का गैप के संग ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि सूर्य चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा कारक कि सूर्य ताप का जो सूर्य ताप या सूर्य की किरणों का वितरण पूरे जो पृथ्वी पे हो रहा है उसका दूसरा कारण कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसमें लिखा है समुद्र तल से उस स्थान की, क्या लिखा है, तो सॉरी, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, ठीक है। देखिए वायुमंडल पार्थिव विकिरण के कारण क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। देखिए ये है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर है वायुमंडल, ये है अर्थ, ठीक है, और ये हमारा है वायुमंडल, ठीक है। अब सूर्य की किरणें आती है, इससे टकराती हैं और जो वापस जाती हैं और जो वापस जा रही होती हैं उसे हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। अच्छा, अब पार्थिव विकिरण की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे गर्म है, फिर यहाँ गर्म
मतलब गर्म यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, देखिए क्या, नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है, नीचे से ऊपर की तरफ गर्म देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है जो एल्टीट्यूड है कि बढ़ने के साथ क्या होता है कि तापमान घटने की दर को क्या सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यानी जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे टेम्परेचर आपका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर कम, 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 कम जैसे ऊपर जाएँगे कम होने लगेगा। यानी कि सामान्य ह्रास दर बोल रहे हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोल रहे हैं, तापमान कम हो रहा है। फलतः समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 165 मीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस की दर से जो तापमान में कमी आती है। यानी कि ये समुद्र तल है, अगर आप यहाँ से ऊपर, यहाँ पर टेम्परेचर है सपोज कि क्या बोला जाए, 30 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं। फिर जैसे ही आप थोड़ा-सा ऊपर चले गए, 165 मीटर ऊपर चले गए, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 29 डिग्री हो जाएगा। फिर 165 मीटर और ऊपर चले गए तो 28 हो जाएगा। फिर इतना ही और डेढ़ मतलब इतने ही मीटर और ऊपर चले गए तो 27। जैसे-जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाते-जाते हैं, समुद्र तल से 1-1 सेंटीमीटर आपका कम होता है। यानी कि जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। यही कारण है कि समुद्र तल से कम ऊँचाई पर स्थित स्थानों का तापमान अधिक और अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है। यानी कि अगर ये मान लेते हैं ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे आ जाता है समुद्र, ठीक है, ये समुद्र आ गया। इसने कहा समुद्र तल से कम ऊंचाई पर, समुद्र तल से कम ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ का, तो यहाँ टेम्परेचर होगा ज्यादा, लेकिन समुद्र तल से आप ज्यादा ऊंचाई की बात करें यहाँ की, तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा कम। पहाड़ों पे ठंड ज्यादा होती है, निचले हिस्से पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे जैसे समुद्र तल से आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, कम होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा अर्थात मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, कम टेम्परेचर होता है, तापमान कम मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि ठंडे होते हैं। ये समुद्र से दूरी की बात करें तो भी टेम्परेचर हम देखते हैं कि अलग-अलग सा टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें लिखा है जल की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है भाई? मतलब किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक पदार्थ है, हमें क्या करना है, ये एक किसी पदार्थ की इकाई मात्रा है, ठीक है, इसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस 1 डिग्री सेल्सियस को मतलब सपोज इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है, हमें 20 से 21 करना है। तो भाई 21 करने के लिए हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, कार्य करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, ऊष्मा एक मतलब जितनी भी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर 20 से 21 हो जाए, तो उस ऊष्मा को, जितनी भी ऊष्मा की ज़रूरत यहाँ पे पड़ी, उस ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की अपेक्षा जलीय सतह पर अधिक होती है। ठीक है, समझिए। देखिए क्या होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल की अपेक्षा जलीय सतह पर अधिक होती है, ठीक है। यानी कि इसने कहा जो विशिष्ट ऊष्मा है, यहाँ लिखो स्थल, ठीक है, और यहाँ लिखो जल। तो इसने कहा विशिष्ट ऊष्मा कहाँ पे ज्यादा है, स्थल की अपेक्षा जलीय स्तर पर अधिक होती है, यानी कि यहाँ। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जल की विशिष्ट ऊष्मा जलीय सतह पर अधिक है। मतलब कि जल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा है, ठीक है, स्थल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा है उसकी बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है, जल में ज्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है अगर आपको जल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो यही कह रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब देखिए जिन स्थानों पर समुद्री समकारी प्रभाव अधिक है वहां पर अनुकूलतम तापमान की स्थिति पाई जाती है, परंतु जो स्थान समुद्री समकारी प्रभावों से दूर महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित है वहां अधिक तापीय विषमता देखने को मिलती है। मतलब समझिए, अब देखिए अगर आप समुद्र के आसपास रह रहे हैं तो आप क्या देखेंगे ना भाई, वहां पे ना टेम्परेचर में डिफरेंस दिन और रात में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे है एक ये जगह है रेगिस्तान, ठीक है, ये कौन सी जगह है, रेगिस्तान। और यहाँ पे एक जगह आप है तट पर कोई शहर है, और यहाँ आ जाता है समुद्र, ठीक है। यानी ये समुद्र से तट पास है। अगर यहाँ के हम टेम्परेचर की बात करें ना दोस्तों, दिन और रात में, मतलब डे और नाइट, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर आप रेगिस्तान में है, राजस्थान में है सपोज, तो आप देखेंगे यार दिन में बहुत गर्म और रात में
ठंडा हो जाता है। मतलब यहाँ पे अंतर काफ़ी देखने को मिल जाता है कि सुबह गर्म है और रात में ठंडा हो गया। इस समुद्र तल के आस-पास ये देखने को मिलता नहीं है। वहाँ पे आपको जैसा दिन में लगेगा ऑलमोस्ट वैसा ही रात को लगेगा। ठीक है? देखिए, समुद्र तट के समीप स्थित स्थानों पर सर्दी-गर्मी का प्रभाव क्या नगण्य होता है, मतलब 0 के बराबर है। ठीक है? मतलब ना के बराबर है। सर्दी भी ऐसे सच बहुत नहीं होगी, गर्मी भी नहीं, बैलेंस बना रहेगा। किंतु समुद्र से जैसे-जैसे आप दूर चले जाते हैं, क्या होता है, जो तापमान है के प्रभाव में कमी आती है। समकालीन तापमान के प्रभाव में कमी आती है। जैसे इस जगह मुंबई, तिरुवनंतपुरम समुद्री तट के पास ही है, तो यहाँ पे क्या है, समकालीन तापमान का अनुभव करते हैं। ऑलमोस्ट समकालीन मतलब एक जैसा तापमान आपको दिन-रात में देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं आप समुद्र से दूर दूर चले जाएँ, दिल्ली, भोपाल में देखने अगर आप चले जाते हैं, तो यहाँ पे है तापीय विषमता देखने को मिलेगी। मतलब आपको कैसा लगेगा कि सुबह के 2 बजे आपको बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर खड़े हो जाएँगे, गर्मी देखने को मिलेगी और रात में फिर भी आपको ठंडा देखने को मिलेगा। समुद्र से दूरी बढ़ने पर दैनिक वार्षिक तापांतर क्या होता है? बढ़ते जाते हैं। मतलब इसने कहा अगर आप समुद्र के पास हैं तो तापमान में अंतर आपको कम देखने को मिलेगा, चाहे दिन की बात करें या वर्षों की बात करें। लेकिन अगर आप समुद्र से दूर जाते हैं तो तापमांतर मतलब होता है तापमान में अंतर, वो बढ़ता जाता है। यानी कि दिन में ज़्यादा, रात में कम तापमान। मतलब इन दोनों के बीच में अंतर आपको दिखेगा। ठीक है। वैसे वैसे ही वर्ष वर्ष में भी देखने को मिलता है, वार्षिक तापांतर भी देखने को मिलता है, दैनिक भी मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट है वायु सह सहती और महासागरीय धाराओं की प्रकृति। ये भी क्या करती है कि ऑलमोस्ट पूरी पृथ्वी पे टेम्परेचर को बनाए रखने का, बैलेंस करने का काम कर रही हैं। जैसे मतलब वायु मान लो और महासागर में जो धाराएँ चल रही है वो, मतलब जो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, धाराओं की वजह से जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है वायु संहिता सॉरी सहतिया, ठीक है? यानी एयर मासेस, ठीक है? और महासागरीय धाराएँ भी जो तापमान को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। मतलब सपोज़ ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत है, यहाँ से महासागर में मतलब पानी में धाराएँ चलती हैं, तो वो टेम्परेचर को लेके ध्रुवों की तरफ चली जाएँगी। यानी कि यहाँ से टेम्परेचर को कम करती है, यहाँ तक ले जाती है। यानी यहाँ पे टेम्परेचर जो कम था, उसको ऑलमोस्ट बैलेंस या ज़्यादा करने की कोशिश करती है। इसमें लिखा है उष्ण वायु सहतियों को से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक और शीत वायु सहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान कम होता है। मतलब इसने कहा उष्ण वायु क्या होता है? उष्ण मतलब तो गरम गरम वाला होता है, गरम स्थान होते हैं उष्ण वाले। ठीक है, तो जो ये उष्ण वायु सहतियों से जो प्रभावित स्थान है, यानी कि जहाँ की हवा कहती होगी आपकी गरम-गरम सी, तो वहाँ टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? ज़्यादा, अधिक होगा, राइट? लेकिन जहाँ पे शीत वायु है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा। इस प्रकार की दशाएँ जो है ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं से भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण के मतलब अगर ठंडी महासागर है महासागरीय धारा है, वहाँ पे ठंडा-ठंडा सा हो जाएगा। इसने कहा उदाहरण के तौर पे इसमें गल्फ स्ट्रीम धारा के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट अपने अक्षांशीय स्थिति की अपेक्षा अधिक उष्ण मतलब गर्म रहता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा क्या होती है? गर्म होती है। तो वो क्या होता है ना कि जब गल्फ स्ट्रीम धारा जो है गर्म है, ठीक है? वो उत्तरी जैसे यहाँ पे समझ लो नॉर्थ अमेरिका का ये पूर्वी तट है। तो जब ये चलती है ना ऐसे, मान लेते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से चलती हुई ऊपर की तरफ जाती है गल्फ स्ट्रीम धारा समुद्र में, ठीक है? तो वो क्या करती है, यहाँ के टेम्परेचर को क्या करती है, थोड़ा-सा बढ़ा देती है, ठीक है? यहाँ के पानी को, वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है क्योंकि ये धाराएँ ही अपने आप में गर्म हैं, ठीक है? भूमध्य रेखा से आ रही है, तो भूमध्य रेखा पे तो वैसे ही सूर्य चमकता रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ का पानी गर्म ही होगा, ठीक है? अब स्थानीय कारक देखिए, देखिए स्थानीय कारकों में क्या है, स्थल की प्रकृति, ढाल, वृक्षावरण इत्यादि भी तापमान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। स्थल की प्रकृति कैसी है, वो ढाल कैसी है, वृक्षावरण कितना कितना वृक्ष लगा है, कितना खाली पड़ा है। खाली पड़ा होगा तो ऑब्वियसली गर्म ज़्यादा होगा, जैसे रेगिस्तान मान लो आप, ठीक गर्म होगा। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे वो जगह इतनी गर्म नहीं होगी। वनस्पतियों का आवरण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर पार्थिव विकिरण के प्रभाव को कम कर देता है। मतलब समझिए यहाँ पे है ये समझ लो ये धरती है ऐसी, ठीक है? यहाँ पे पेड़ वनस्पति लगे हैं, बहुत सारे गुच्छड़-मुच्छड़ लगा देते हैं, ठीक है बस। अब यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, अब क्या होती है, ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। अब जो पार्थिव विकिरण जाना चाहिए जितना, उसको ये क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है? क्योंकि आधा तो इसने अवशोषित कर लिया था, इतना जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, गर्म क्या होगा यहाँ पे, जो पार्थिव विकिरण की वजह से तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो अब जब वो उसी को रोक रहा है, तो ऊपर जो जाने वाली ऊष्मा है वो भी कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो यहाँ पे गर्म कम होगा।
मतलब पार्थिव विकिरण के प्रभाव, पार्थिव विकिरण की वजह से ही तो क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है? अगर वो वायुमंडल में रुक जाएगी, ठीक है? तो वो प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देती है, वनस्पतियाँ भी, ठीक है? यानी पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ये सब कहते हैं ना अपना वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग ना हो, पेड़ लगाओ भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मिट्टी का रंग, बनावट, संगठन भी तापमान को प्रभावित करते हैं। बलुई मिट्टी की अपेक्षा जो काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी है, वो अधिक क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। ज़्यादा इस ऊष्मा को अवशोषित ज़्यादा गर्म, कम ऊष्मा को अवशोषित करेगी कम गर्म। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न सतहों का एल्बिडो, प्रत्यावर्तिता और प्रत्यावर्तन गुणांक। इसके एल्बिडो क्या होता है भाई? इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसमें किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी कि ऊर्जा के जितने भाग का वापस परिवर्तन हो उसको एल्बिडो कहते हैं, प्रत्यावर्तिता या फिर आप क्या है प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मतलब समझिए यह दो कारणों पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति, विकिरण के। देखिए देखिए एल्बिडो क्या है। अब हम दो जगह लेते हैं। एक आप चिकनी बर्फ लीजिए, ठीक है, एक खुरदरा वाला स्थान लीजिए। आप कहते हैं चिकनी बर्फ या एक शीशा ले लिया आपने, शीशा, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की किरणें आएँगी, टकरा के बहुत तेज़ी से वापस पूरी की पूरी चली जाएँगी। लेकिन जो खुरदुरा एरिया होता है वहाँ पे सी सूर्य की किरणें आती है, कुछ यहाँ पे रुक जाएँगी, अवशोषित हो जाएँगी और थोड़ी बहुत चली मतलब जाएँगी। लेकिन इसकी अपेक्षा कम जाएँगी यहाँ पे, ठीक है? बस यही बात कही है। तो इस जगह किसी भी वस्तु की सतह पर पहुँचने वाला विकिरण, किरणें मान लो, के जितने भाग का वापस परिवर्तन हो उसे एल्बिडो कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, तो एल्बिडो किसका ज़्यादा है यहाँ पे? एल्बिडो इसका ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा परिवर्तित ये परावर्तन ये कर रहा है, शीशा कर रहा है, ना कि खुरदरी सतह कर रही। यानी परिवर्तन यहाँ परावर्तन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे यानी कि टकरा के वापस यहाँ पे जा रही है सूर्य की किरणें। उसी को एल्बिडो उस सतह का एल्बिडो बोल दिया उसने, प्रत्यावर्तिता बोल दिया, प्रत्यावर्तन गुणांक बोल दिया। अब इसने कहा कि ये 2 कारकों पर निर्भर करता है। क्या? जो परावर्तन हो रहा है ये 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो सतह की प्रकृति, एल्बिडो जो है 2 कारकों पर निर्भर करता है। सतह की प्रकृति कहती है जैसे मैंने कहा ना चिकनी है या खुरदरी है या विकिरण के आपतन कोण यानी जो जो अ जो क्या किरणें आ रही हैं उसका जो किरणें आ रही हैं वापस जा रही हैं उसका आपतन कोण इन दोनों पर निर्भर करता है। तो देखो देखिए सतह जितनी चिकनी चमकीली होगी उसका जो एल्बिडो है वो क्या होगा उतना ही अधिक होगा। सही बात? जैसे कि मैंने अभी बताया। फिर स्थलीय सतह का की अपेक्षा जलीय सतह का एल्बिडो क्या होता है? अधिक होता है। मतलब स्थलीय सतह एक ले ली, एक जलीय सतह। एल्बिडो किसका ज़्यादा? जलीय वाले का। यहाँ ज़्यादा किरण जो है परावर्तित होके पर पहुँच जाएगी। जलीय सतह पर क्या है? सौरिक विकिरण का प्रतिवर्तन क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है? इसी तरह विकिरण का जो आपतन कोण है जितना अधिक होगा उसका प्रत्यावर्तन भी उतना सॉरी उसका प्रत्यावर्तन भी उतना कम होगा। मतलब इसने कहा कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण ज़्यादा होगा, तो एल्बिडो क्या होगा आपका? कम होगा। अर्थात भूमध्य रेखा पर आपतन कोण, ठीक है? ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है? ये हो गया आपका 90 डिग्री। भूमध्य रेखा पर आपतन कोण अधिक होने पर प्रत्यावर्तन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ एल्बिडो यहाँ पे क्या होता है? कम होता है, ठीक है? वहीं ध्रुवों पर क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है आपका? बहुत ही कम होता है। इस वजह से एल्बिडो आपका ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा होता है। बस इतनी सी बात, ठीक है? अब इसमें लिखा है कि विभिन्न सतहों का जो एल्बिडो है उसकी बात करते हैं। देखिए प्रत्यावर्तन की जगह एल्बिडो बहुत जगह यूज़ होता है। तो एल्बिडो को याद रखिए आप एल्बिडो इंग्लिश टर्म है इसलिए मत छोड़िएगा नहीं। एल्बिडो ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसमें हिम आवरण है, वहाँ पे प्रत्यावर्तन या एल्बिडो कितना है भाई? हमने कहा चिकनी सतह, हिम जो होता है ना वो चिकनी हिम आवरण क्या होता है? सबसे ज़्यादा एल्बिडो वहीं पे होता है। 70 टू 90% हमने कहा इसे परसेंट में लिखते हैं, ठीक है? तो हिम आवरण में सबसे ज़्यादा, घने बादल में 70 से 80, ठीक है? फिर उसके बाद होता है हल्के बादल है वहाँ 25 टू 80 परसेंट होता है। रेत में कब और कम हो जाता है 20-30 हो जाता है, 20 से 30%। घास में और कम हो गया 14 से 37% हो गया। फिर कंक्रीट में 70 टू 17 टू 27%। वन की बात करें तो 5 से 10% होता है एल्बिडो, ठीक है? फिर जल की बात करें तो 3 टू 5 हो गया और शुष्क सतह की बात करें 15 से 25 तक होता है। तो हिम का आप याद रखिए हल्के घने बादल का याद रख लीजिए, इतना याद रखिए। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हिम आवरण पे होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा है तापमान का लंबवत वितरण।
यानी कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है? कि यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, इतना है, यहाँ कितना है, ऊपर जाके कम होता जाता है। मतलब नीचे की तरफ तो ज़्यादा होता है, जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, जैसे-जैसे पहाड़ों पर जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है। वायुमंडल में धरातल से ऊँचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। तापमान की गिरावट की दर में मौसम, दिन की अवधि और विभिन्न स्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है कि टेम्परेचर जो गिर रहा है ऊपर जाने पर, वो डिपेंड करता है। मौसम पे डिपेंड करता है, दिन की अवधि कितनी है उस पे डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ें और उस पे डिपेंड करता है। इनमें का प्रारंभ में क्या होता है, 1 किलोमीटर की ऊँचाई पे जब हम जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है ना टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे मतलब आप यहाँ खड़े, यहाँ से आप 1 किलोमीटर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अभी कितना है भाई, कितना होता है आजकल, मान लेते हैं 36 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो यहाँ पे क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, यानी कि आपका 36 में से अगर आप 6.5 माइनस कर दें, तो भाई कितना होता है यार? तो ये हो गया 9.30, ये क्या हो गया 29, 29.5 डिग्री से 1 किलोमीटर 29.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? मतलब इसे सामान्य ह्रास दर बोल रहे हैं। इसने कहा 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक निचले क्षोभमंडल में पतन दर अत्यधिक पतन दर में अत्यधिक विचलनशीलता देखने को मिलती है, किंतु 2 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात क्या होता है, पतन दर की में जो है कम परिवर्तन होता है। मतलब समझिए, देखिए जब पृथ्वी से आप ऊपर की तरफ वायुमंडल की लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, परत बनाते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहली परत आती है जो पृथ्वी से ऊपर की तरफ होती है, वो होती है क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके ऊपर होती है समताप मंडल। हम बात करते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आप जा रहे हैं, आप 2 किलोमीटर तक गए, ठीक है, तो आप देखेंगे जो ह्रास हो रहा है ना तापमान में, वो थोड़ा सा कैसा हो गया, विचलनशीलता अत्यधिक विचलनशीलता यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन 2 किलोमीटर से बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अब ग्रीष्म काल में शरद काल की अपेक्षा, यानी गर्मी में ठंडी की अपेक्षा, दिन और तथा दिन में रात की अपेक्षा अ, ताप सॉरी पतन दर अधिक होता है। मतलब ऊंचा, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या, गर्मी में सर्दी की मतलब जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो पतन दर है वो क्या था, दिन में रात की अपेक्षा अधिक होगा, गर्मी में सर्दी की अपेक्षा अधिक होगा। वायुमंडलीय परत को धरातल से निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण से ऊष्मा की प्राप्ति होती है, जो क्रमशः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। मतलब इसने कहा कि पृथ्वी है, सूर्य का ताप आता है, फिर पार्थिव विकिरण जो वापस जाता है किरणें, उसे हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। इन्हीं विकिरण की वजह से जो वायुमंडल है हमारा, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है इन किरणों की वजह से, और ऊपर जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे और कम, ऊपर ऊपर कम कम, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी के कारण बता रहा है ये। देखिए वायुमंडल का निचला भाग धरातल के संपर्क में रहने के कारण ज्यादा गर्म होता है। इसके पश्चात क्या है, संवहनीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा जो है ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार वायुमंडल की प्रत्येक परत अपनी निचली परत की अपेक्षा कम गर्म होती है। समझिए, देखिए पृथ्वी, हवा इतनी गर्म नहीं है, पृथ्वी ज्यादा गर्म है, पृथ्वी ज्यादा गर्म है, यानी कि सतह ज्यादा गर्म है। सतह के पास वाली जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगी। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो हवा में जो गर्मी है वो कम होती जाएगी, बघेगा। इसने कहा वायुमंडल का जो निचला भाग है वो धरातल के पास है, इसलिए ज्यादा गर्म हो जाता है। संवहनीय तरंगों के माध्यम से क्या होता है कि जो ऊष्मा है ऊपर की ओर जाती जाती है, लेकिन कम होती जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ऊष्मा कम, गर्मी कम लगने लगती है आपको, ठीक है। देखिए इसमें वायुमंडल के निचले भाग में अवस्थित वायु का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और ऊपरी भाग में घनत्व क्या होता है, कम होता है वायु का, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी के पास में गैसेस ज्यादा होती हैं, गैस ज्यादा होती हैं, तो घनत्व भी, डेंसिटी भी ज्यादा। ऊपर जैसे जैसे आएंगे गैसेस आपको क्या मिलेंगी, कम मिलने लगेंगी, तो डेंसिटी भी आपको कम मिलेगी, घनत्व भी कम मिलेगा। तो इसने यही कहा कि पृथ्वी के पास अगर आप धरातल के पास रहेंगे तो घनत्व ज्यादा, ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे घनत्व कम। कम घनत्व वाली विरल हवा में ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, यानी कि जो यहाँ पे विरल हवा मतलब कम, विरल हवा मतलब जिसमें गैसेस कम है, ठीक है। तो जब गैसेस ही कम है तो ऊष्मा कौन अवशोषित करेगा कि वायुमंडल को गर्म रखे, नहीं। यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं, तो 100 लोग
ऊष्मा के 100 पैकेट पकड़ के गर्मी देंगे। यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 पैकेट ही पकड़ेंगे ऊष्मा को। तो यानी यहाँ पे ऊष्मा कम है, यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा है, यही बोल रहा है ये। ठीक है? तो ऊपरी भाग में क्या होता है? गर्म कम होता है। पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने वाले जो धूलकण हैं, ठीक है? पार्थिव विकिरण अब आप समझ ही गए होंगे, जो वापस जा रही है किरणें। तो उसको अवशोषित करने वाले जो धूलकण हैं वायुमंडल में, या जलवाष्प है वायुमंडल में, ये गैसों का सांद्रण है, वो निचले भाग में ज़्यादा मिलता है। यानी कि आपको हर चीज़ नीचे भाग में ज़्यादा मिलेगी, जो जो पार्थिव विकिरण है ना, उसको अवशोषित करता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। इसलिए वायुमंडल का निचली परत जो है, या ऊपरी निचली परत जो है, ऊपरी की अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा गर्म होती है। यानी आपको सब कुछ आपको निचली परत में ज़्यादा मिल रहा है, तो ऊष्मा भी वहीं पे रुकेगी। ठीक है? इसलिए वो एरिया गर्म होगा। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे, हर चीज़ कम होती जाएगी, तो वो क्या कहते हैं? ऊष्मा को भी कम रोक पाएगी। इस वजह से ऊपर जैसे-जैसे जाएँगे, ऊष्मा कम, गर्मी कम, मतलब ठंड ज़्यादा। तापमान का क्षैतिज वितरण देखिए। अभी हमने कैसा देखा था? लंबवत। अब हम देखेंगे क्षैतिज, यानी ये पृथ्वी है, इसका क्षैतिज वितरण देखेंगे अब हम। ठीक है? तो देखते हैं क्या कहानी है इसमें। देखिए, तापमान के हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो तापमान के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य क्या है? तापमान के अक्षांशीय वितरण से है। ओके? मतलब पृथ्वी ये 0 डिग्री, उससे ऊपर वाली जो अक्षांश है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है? वैसे ही 1, 2, 3, 90 डिग्री साउथ। ठीक है? तो क्षैतिज वितरण ये होता है। अक्षांशों पर देखते हैं। ठीक है? पृथ्वी पर ही चल रहा है कहानी। अब देखिए क्या बोल रहा है ये। ये कह रहा है, सामान्य रूप से तापमान भूमध्य रेखा रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे क्या होता है? कम होता है। यानी आप देखेंगे सूर्य यहाँ पे ज़्यादा होता है, 0 डिग्री के आसपास, तो भाई यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होगी। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाएँगे, सूर्य से दूर जाते जाएँगे, तो गर्मी भी कम, यानी कि ठंड ज़्यादा। पोल पे वैसे ही आप जानते हैं बर्फ जमती रहती है, यानी कि वहाँ ज़्यादा ठंड, और यहाँ 0 डिग्री पे गर्मी बहुत ज़्यादा। जब आप साउथ की तरफ जाते हैं भारत में ही, तो आपको कितनी गर्मी लगती है। अच्छा, इस तरह क्या होता है? न्यूनतम तापमान ध्रुवों पर, अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर मिलती है। ठीक है? ये क्या है? एक आदर्श स्थिति ये एक आदर्श आइडियल सिचुएशन है। परंतु क्या होता है? अधिकतम तापमान जो है भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, कर्क और मकर रेखा पर होता है। मतलब देखिए, नॉर्मली हम क्या कहते हैं? हम भाई कह रहे हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा देखने को, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलेगा। आइडियल वे में हम ये कह देते हैं, बट ऐसा होता नहीं। आइडियल वे को छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये होती है कर्क रेखा, और ये होती है मकर रेखा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है, यानी उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है जो भी। तो कर्क रेखा, मकर रेखा पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ना कि भूमध्य रेखा पर। ये प्रैक्टिकल बात कहती है, ना कि आइडियल। तो हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है? भूमध्य रेखा के समीपस्थ भागों के आकाश में बादलों की अपेक्षा संवहनीय वर्षा। मतलब इसने कहा कि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होता है? देखो क्या होता है ना, जब आप दिल्ली में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, अब बहुत ही गर्मी है। भाई अब क्या हुआ ना, अगले दिन बारिश हो जाती है और टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल, मतलब ठंडा हो जाता है। मतलब यही होता है भूमध्य रेखा पे। देखिए क्या होता है, 0 डिग्री गर्मी, बहुत 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 बारिश हो गई, बारिश हो गई, बारिश हो गई, बारिश हो गई, टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो गया। बट ये चीज़ मकर और कर्क रेखा पे देखने को नहीं मिलती। तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी आपको है मकर कर्क रेखा पे मिलती है, ना कि भूमध्य रेखा पे, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है। ठीक है। जबकि कर्क और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं? खुले आकाश के कारण क्या है? सूर्य की ऊष्मा को अबाध गति से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। मतलब मकर और कर्क रेखा पर आपको ना बारिश वाली स्थिति नहीं मिलती, मतलब बादल-वादल ज़्यादा नहीं मिलते। तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं मकर रेखा, कर्क रेखा पर, और वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, बादल होंगे तो रोक लेंगे। बादल आपको भूमध्य रेखा पे मिल जाएँगे, क्योंकि लगातार बारिश, अधिकतर बारिश, जैसे आप भारत में ही अब जब आप नीचे की तरफ जाते हैं गाइस, वो भूमध्य रेखा के पास ही पहुँचते जाते हैं आप। ठीक है? नॉर्थ में आप थोड़ा-सा दूर हैं, जैसे-जैसे साउथ में आते हैं तो आप भूमध्य रेखा के पास जाते हैं। आप देखते हैं वहाँ बारिश बहुत होती है। क्या कहते हैं, मुंबई में अभी पता नहीं यार 5 मिनट बाद बारिश हो जाए, उसके 10 मिनट बाद हो जाए, ऐसा होता है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान ना होकर आयनवर्ती रेखाओं, यानी कि कर्क और मकर रेखा पर होता है। ठीक है? साल के अधिकांश समय लगभग जो है खुले आकाश के कारण सूर्य तप का अबाध रूप से प्राप्त होना है। यानी कि इसने का मैक्सिमम टाइम कर्क और मकर रेखा पे क्या होता है? बादल होते नहीं है। तो सूर्य की जो किरणें डायरेक्ट आती हैं वहाँ पे, जब डायरेक्ट किरणें आएँगी तो भाई वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। इसमें लिखा अयनवर्ती रेखाओं के पास, मतलब ये इसका
कर अयनवर्ती रेखा मतलब कर्क और मकर रेखा। तो इसमें कर्क मकर रेखा के पास क्या होता है, न्यूनतम क्या होता है, वाष्पीकरण का होना। देखिए वाष्पीकरण कहाँ बहुत होगा, जब पानी गर्म होता है तो वो वाष्पन के ऊपर जाता है। भाई कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये चीज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इससे क्या होता है, वाष्पीकरण में खर्च होने वाली जो ऊष्मा है उसकी बचत हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर पानी है, पानी पे जो ऊष्मा आ रही है वो मैक्सिमम टाइम क्या काम कर रही है कि पानी को ऊष्मा वाष्प बना के ऊपर भेजे। कर्क मकर रेखा पर ऐसा हो नहीं रहा है, ऊष्मा बची जा रही है। जब पानी को वाष्प नहीं बना रही तो यानी कि वो ऊष्मा बच रही है तो गर्म कर रही है एरिया को। ठीक है, फिर इसने कहा कर्क और मकर रेखा के पास क्या होता है, वायु के नीचे उतरने से क्या है, हवाएं जो है गर्म हो जाती है। मतलब इसने कहा कि ऐसे होता है। ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा है। यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, वायु ऐसे करके ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है, वायु ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है, तो यहाँ पे क्या है, गरम 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 गरम। तो उच्च दाब के कारण यहाँ पे क्या होता है, जब वायु ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब है यहाँ पे। तो उच्च दाब के कारण क्या होता है, प्रति चक्रवर्तीय दशाएं क्या उत्पन्न होती है, यानी कि जो चक्रवात वाली दशाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, अगर उपयुक्त विषमताओं को छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की और तापमान तीव्रता से घटता है। तापमान के घटने की इस दर को ताप प्रवणता कहते हैं। मतलब इसने कहा अगर नॉर्म सब कुछ छोड़ दो भाई, तो हम क्या देखते हैं, जब आप निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री से आप 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। तो तापमान के घटने की जो ये दर है उसको आप क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर ताप प्रवणता बोलते हैं। तापमान के क्षैतिज वितरण, वही अक्षांशों वाला, का प्रदर्शन और अध्ययन समताप रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब इसने कहा कि जो तापमान का क्षैतिज वितरण है उसका प्रदर्शन या उसका अध्ययन कैसे करते हैं आप, समताप रेखाओं द्वारा। यहाँ लिखा है तापीय प्रतिलोम, सॉरी, तापीय प्रतिलोम या तापमान का व्युत्क्रम, सॉरी व्युत्क्रमण, राइट, इनवर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सामान्य दशाओं में क्षोभ मंडल में ऊपर के साथ साथ ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट गिरावट आती है, यानी कि नॉर्मली जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। परंतु कतिपय खास दशाओं में कभी कभी ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट की बजाय क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक तापपतन दर। यानी इसने कहा नॉर्मली तो क्या होता है भाई, कि जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी दशाएँ बनती है कि जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक ताप पतन दर, राइट? देखिए, इस क्रिया में ठंडी वायु की परत के ऊपर गर्म वायु की परत स्थित हो जाती है। इस स्थिति या दशा को हम तापमान का प्रतिलोम बोलते हैं। मतलब इसने कहा, देखिए नॉर्मली आप बात करते हैं तो क्या होता है, सपोज कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है। पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी या वायुमंडल? ऑब्वियसली पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? गर्म। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल क्या है? ठंडा। मतलब नीचे क्या है? गर्म, ऊपर क्या है? ठंडा, राइट? लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस क्रिया में ठंडी वायु की परत, मतलब ठंडी वायु की परत के ऊपर गर्म परत। अब देखिएगा इस, यानी नीचे वाला ठंडा, ऊपर वाला गर्म। इसमें नीचे वाला गर्म, ऊपर वाला ठंडा, ऐसा। यानी कि यहाँ पे स्थिति क्या हो गई? बदल गई, पलट गई। तो इसे बोले तापमान का प्रतिलोम लोमन। ठीक है, तापमान का प्रतिलोमन। नॉर्मली नीचे गर्म ऊपर ठंडा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे ठंडा ऊपर गर्म, ऐसा। ठीक है गाइस, चलो इतनी बात आप समझ गए होंगे अभी फिलहाल के लिए। देखो गाइस, यहाँ पे गर्म वायु के ऊपर ठंडी वायु, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होना चाहिए, बट नहीं, ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु हो गई, उल्टा हो गया भाई साहब यहाँ पे। तो ये है तापीय प्रतिलोमन और ये होता है सामान्य स्थिति में ऐसा। ठीक है, तापमान का प्रतिलोमन कई प्रकार की दशाओं में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप। अब ऐसा क्यों होता है इसकी बात करते हैं भाई, ऐसा होता है क्यों होता है। देखिए, ये ये है, कभी सतह के पास अथवा सतह के ऊपर वायुमंडल की स्थिर दशाओं में होता है, तो कभी ठंडी तथा गर्म हवाओं के एक दूसरे के प्रदेश में आगमन के कारण होता है। इसका कारण बताया कि ऐसा क्यों होता है। पहले इतने कारण से भैया ये कहीं कहीं सतहों के पास भी हो सकता है, ऊपर भी देखने को वायुमंडल में मिल सकता है। अब ये क्या होता है कि ठंडी और गर्म हवाएं जो है ना एक एक दूसरे के प्रदेश में चली जाती हैं। ठीक है,
इसने कहा ये कभी वायुमंडल की किसी खास परत के ऊपर और नीचे गतिशील होने के कारण होता है। वायुमंडल की कोई खास परत ऊपर-नीचे उसका गतिशीलन होता है, उस वजह से हो सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लिखा। देखिए, अब लिखा है उपरोक्त विकिरणों के आधार पर तापमान के प्रतिलोमन को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रकार देखिए, एक हो गया अप्रवाही या प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन, एक हो गया प्रवाही एक हो गया अप्रवाही प्रतिलोमन, एक हो गया प्रवाही, एक हो गया अप्रवाही, एक हो गया प्रवाही, ठीक? मतलब प्रतिलोमन मतलब नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा, 2 प्रकार के, एक अप्रवाही, एक प्रवाही मतलब अप्रवाही में इसमें लिखा है धरातीय प्रतिलोमन या आपका विकिरण प्रतिलोमन और दूसरा लिखा है उच्च वायुमंडलीय या उच्च तलीय विलोमता प्रतिलोमन। अब प्रवाही में क्या लिखा है वाताग्री या चक्रवातीय प्रतिलोमन, घाट घाटी प्रतिलोमन यानी कि लंबवत और धरातलीय प्रतिलोमन यानी क्षैतिज प्रतिलोमन, ठीक है। एक थर्ड होता है तीसरा वर्ग है आपका यांत्रिक। यांत्रिक में हो गया आपका अवतलन प्रतिलोमन, विक्षोभ या संवहनीय प्रतिलोमन। तो गाइस ये ऑलरेडी वीडियो हो गई है 40 मिनट की, काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी कुछ पढ़ाने को है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसको आगे पार्ट 3 में, आगे का देखेंगे। हो सकेगा पार्ट 3 में से कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। जो भी दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ना चाहता है या फिर घटना चक्र पढ़ना चाहता है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।